उनके कई सारे मुकदमे जो हैं इटावा कोर्ट में चल रहे थे। और करीब 10 साल से मुकदमे चल रहे थे, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी था, 125 का केस भी था, 498 ए का भी केस था, डाइवोर्स का केस भी था। बहुत परेशान थे। उनकी जो पत्नी थी वो जाके उनके विभाग में बैठ जाती थी। विभाग के लोग जो है ना पूरा संरक्षण दिए हुए थे उनकी पत्नी को। नमस्ते भाइयों, मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? इटावा के केस में एक हमारे भाई थे जिन्होंने मेरे बारे में एक वीडियो भी बनाया था। शायद मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। मास्टर साहब हैं, उनके कई सारे मुकदमे जो हैं इटावा कोर्ट में चल रहे थे। और करीब 10 साल से मुकदमे चल रहे थे, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी था, 125 का केस भी था, 498 ए का भी केस था, डाइवोर्स का केस भी था। बहुत परेशान थे। उनकी जो पत्नी थी वो जाके उनके विभाग में बैठ जाती थी। विभाग के लोग जो है ना पूरा संरक्षण दिए हुए थे उनकी पत्नी को। अचानक क्या होता है कि मेरा नंबर कहीं से उनको मिल जाता है। कोई आप जैसे भाई बंधु हैं उनको सजेस्ट कर देते हैं कि भैया इनसे एक बार बात करके देखो। उनकी पत्नी क्या करती है, आरटीआई फाइल कर देती है। किसके लिए? पति की सैलरी के लिए। ये कितनी सैलरी है, स्लिप मांगती है वो। इनका डिपार्टमेंट क्या करता है, इनको नोटिस दे देता है। इनके पास मेरा नंबर होता है, ये हमसे पूछते हैं कि भैया सैलरी स्लिप मांगी गई है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। मैं इनका एक जवाब दाखिल करवाता हूँ, एक एप्लीकेशन लगवाता हूँ। विभाग क्या करता है कि विभाग पूरी तरीके से उस आरटीआई एप्लीकेशन को डिनाई कर देता है। और बहुत तरीके से लिखता हूं मैं उसमें, शॉर्ट में लिखता हूँ। क्योंकि जो आरोप लगाए जाते हैं ना कि मेरे पति की इतनी सैलरी है, मेरे पति की इतनी प्रॉपर्टी है, इतने मकान है, इतनी भैंसें बनी हुई हैं, ये साबित करना एविडेंस एक्ट 106 के तहत में ना, कि उसी को साबित करना पड़ता है जो आरोप लगा रहा है। और कोई भी आरोपी स्वयं के खिलाफ में कोई साक्ष्य नहीं दे सकता। आमतौर पर आपने देखा होगा कि 498 के केस में पुलिस जब आरोपी पक्ष के जब बयान लिखती है ना, खासतौर से पति पक्ष के, तो मालूम क्या लिख देती है? पति के बयान में लिख देती है, हाँ मैंने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया, हाँ मैंने अपनी पत्नी से दहेज मांगा, आप दहेज मांगने की वजह से ये मैंने उसको ये धमकी दी, मैंने उससे कहा कि दहेज नहीं लाएगी तो मैं जान से मार दूं। तो ये पुलिस क्या करती है, फर्द बना देती है और साइन ले लेती है पति के। मतलब बिना बात का खूंटा। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। क्या कोई भी आरोपी स्वयं के खिलाफ में गवाही दे सकता है क्या? क्या कोई भी आरोपी स्वयं के खिलाफ में कोई साक्ष्य दे सकता है कि साहब नहीं मैं दोषी हूं? तो ऐसी बहुत सारी ऐसी अनियमितताएं आती हैं। इनके केस में क्या होता है कि 498 का केस दर्ज हो जाता है, एफआईआर होती है इनकी। पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, उल्टे सीधे बयान लिख देती है। बयान लिखने के बाद में चार्जशीट जो है वो न्यायालय में भेज देती है। और न्यायालय में जब कोई चार्जशीट पेश की जाती है तो न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि जो आरोपी पक्ष है उसको नोटिस जारी करे, और नोटिस जारी करे ताकि कि वो अपना पक्ष रख सके। जब संज्ञान लिया जा रहा है, कॉग्निजेंस लिया जा रहा है, उस टाइम पे आरोपी का पक्ष जरूरी होता है। और जब पुलिस चालान पेश करती है तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि आरोपी पक्ष को इंफॉर्मेशन दी जाए कि भैया इस तारीख को हम आपका चालान पेश कर रहे हैं, अदालत में आप हाजिर नहीं हो। लेकिन मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले लेते हैं और सम्मन जारी कर देते हैं। मतलब सामने वाले प्रतिवादी को यानी पति पक्ष को कोई भी किसी भी तरीके का मौका नहीं देते हैं अपना बचाव करने का। सम्मन जारी करने का आदेश कर देते हैं।
अगर पति पक्ष ने अगर उसमें बेल ले ली तो ये क्या करते हैं कि डायरेक्ट चार्ज फ्रेम कर देते हैं, जबकि इनको कॉपी रिसीव करानी चाहिए। जो चालान जो पेश हुआ है, जो चार्जशीट है, उस चार्जशीट की कॉपी में एनेक्चर केस डायरी के साथ में इनको देनी चाहिए, ताकि कि वो अपना डिस्चार्ज मूव कर सके, आगे प्रोसेस कर सके। लेकिन ये कॉपी रिसीव नहीं कराते, बहुत कम, रेयर एंड रेयर चांसेस। तो इनके में भी वही हुआ। 498 का केस था, नोटिस वोटिस आ गए। भाई साहब 10 साल से मुकदमा लड़ रहे थे, किसी तरीके से हमारे पैतृक आवास पर ये मोटरसाइकिल लेके पहुंच जाते हैं हमारे पास। इन्होंने सारे कागज अपने दिखाए, मैंने इनके कागज देखे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम केस स्टडी करें, आपके जो कागज हैं, आपके जो मुकदमे के जितने भी कागज हैं उनको स्टडी करें, उसमें देखें कि क्या लूज फॉल है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, आप कैसे काउंटर कर सकते हैं, कैसे डिफेंस कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें अनियमितताएं की गई हैं, और कैसे आपको मूव करना है, कैसे आपको चैलेंज करना है, कैसे ऊपरी कोर्ट में जाना है। ये सारी चीजें हम केस स्टडी में देखते हैं कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग की गई है उसमें क्या क्या गलतियां रही हैं जिसका हम फायदा ले सकते हैं। याद रखना कि जो दावा दाखिल करता है, जो मुकदमा दर्ज कराता है ना, उसके पास सिर्फ एक मौका होता है, लेकिन बचाव पक्ष के पास 1000 मौके होते हैं। इसलिए हम केस स्टडी करते हैं, लोगों के पेपर पढ़ते हैं शुरू से लेके आखिरी तक, तो उसमें देखते हैं कि भाई कहाँ पे गलती हुई है, कौन सी प्रोसीडिंग में गलती हुई है, पुलिस ने किस तरीके से बयान अंकित किया है, पुलिस ने किस तरीके से चार्जशीट दायर की, कैसे एफआईआर में आरोप लगाए गए। ये सारी चीजों की हम स्टडी करते हैं, और जो वाजिब होता है इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या डिफेंस हो सकता है, क्या काउंटर हो सकता है, हमें अपील पे जाना चाहिए या हमें उसी कोर्ट में जाना चाहिए, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं, जिसके लिए 2000 रुपये प्रति केस के मैंने रखे हुए हैं। लोगों के बहुत सारे पेपर होते हैं, पूरी पूरी फाइल होती है, 100 100 200 पन्ने होते हैं, सबको स्टडी करना होता है। और ये स्टडी करने के लिए टाइम भी होना चाहिए, इसलिए मैंने ये कर रखा है। होता है कि इनके पेपर देखते हैं भाई साहब के, पेपर देखने के साथ साथ हम उसमें पकड़ लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि TP3 के तहत में हम इनकी एक एप्लीकेशन मूव करते हैं, हम लिखते हैं अपने हाथ से ड्राफ्टिंग करते हैं, एफआईआर की कॉपी साथ में लगाते हैं, चार्जशीट की कॉपी साथ में लगाते हैं, कोर्ट के कॉग्निस की कॉपी साथ में लगाते हैं, लगा के हम एप्लीकेशन मूव करते हैं। और जो पत्नी है, उसके जो माँ और उसके पिता ने जो बयान दिए थे ना, उन बयानों को आधार बनाते हुए उन दोनों बयानकर्ताओं को आरोपी बनाते हुए हम एक एप्लीकेशन मूव करते हैं और कोर्ट से डिमांड करते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाए। आते हैं वो, अपने वकील साहब को एप्लीकेशन दिखाते हैं, तो पहले तो वकील साहब की समझ में नहीं आती ये चीज। वकील साहब कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, और आमतौर पर मेरी एप्लीकेशन जो है ना, वो सब यही कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो चीजें दाखिल हो जाती है, एडमिट हो जाती है, तो सारा श्रेय है ना फिर हमें नहीं मिलता, फिर वो सामने वाले को मिलने लगता है। जो नाना करते थे वो हाँ हाँ करने लगते हैं फिर। उनके वकील साहब से मेरी बात हुई, मैंने उनको समझाया, उन्होंने एप्लीकेशन मूव किया, एडमिट एप्लीकेशन मेरी एडमिट हो गई। सामने वाली पार्टी के लिए सम्मन जारी हो गए। जब सम्मन जारी हो गए तो मैं अपने घर से जब इटावा होते हुए जब आगरा लौट रहा था, तो इटावा में मेरे को मिले, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। बहुत सम्मान करते थे मेरा, और बहुत अप्रिशिएट करते थे हम। तो उनको मैंने सड़क पे खड़े होके मैंने समझाया, मैंने कहा सर इस तरीके से ये चीजें हैं, कर सकते हैं। उसमें क्या हुआ कि उस केस में जो उनकी जो पत्नी थी, उसकी माँ, उसके पिता और पत्नी के खिलाफ में वारंट जारी किए गए, और जो एफआईआर में जो कंटेंट लिखाए गए थे उसके आधार पे नोटिस मांगा गया। नोटिस में आगाह किया गया उनको। उसके बाद में उनसे पूछा गया कि बताइए जो आपके एसेट्स हैं इनका क्या है, एक्चुअल कंडीशन बताइए।
चीजें काफी उलझ गई। उसके बाद में जो डाइवोर्स था, डाइवोर्स का रास्ता एकदम साफ हो जाता है, बिना किसी पैसे को दिए हुए उनको डाइवोर्स मिला। लेकिन क्या होता है कि फैमिली कोर्ट की जो अदालत हो, फैमिली कोर्ट जो है, वो क्या करती है कि वो 125 CRPC में 25,000 रुपए का मेंटेनेंस करना। और ये मालूम क्यों होता है पता है? हम लोग क्या गलती करते हैं 125 में? 125 का दावा जब भी कोई महिला दाखिल करती है ना, तो वो ये कहती है कि मेरा पति जो है ना, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कमाने में पूर्ण रूप से सक्षम है, उसके पास में ये है, उसके पास इतनी भैंसें हैं, इतनी बकरियां हैं, इतनी मकान है, इतनी कृषि भूमि है ना, दूध की डेयरी चलती है, वो आला माला जो कुछ भी उसको लिखना होता है, XYZ, मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए वो कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन फैमिली कोर्ट एक्ट जो है ना, सेक्शन 10 सब सेक्शन 3 के तहत में कहा गया है कि सत्यता की जांच करना बहुत जरूरी है, ताकि कि एक फेयर आदेश हो सके। तो जब पत्नी जब इस तरीके की चीजें लिख देती है, तो कोर्ट भी सोचता है कोई रिलायबिलिटी है नहीं उसकी, एक ही जिम्मेदारी है केवल पत्नी, उठा के उसने 25,000 रुपए का मेंटेनेंस आदेश कर दिया। अब पति के पास कितनी जिम्मेदारी है? माँ बाप, एजुकेशन, खुद के खर्चे, लोन बोन, ये सब फलाना ठिकाना। अब पति ने जब अपनी बात कही ही नहीं है, दिखाया ही नहीं है, ब्रेकअप नहीं दिखाया कि हमारी साहब इतनी सैलरी आती, ओपनली बोलो हाँ इतनी सैलरी आती, हमारी ये जिम्मेदारियां हैं, वो काटते 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 जो भी बनता हो, जब आप कहेंगे ही नहीं किसी से अपनी बात, तो फिर क्या होगा? भैया 25,000 रुपए का आदेश हो गया पर मंथ के हिसाब से। मेरे पास आदेश आया भाई साहब, मेरे पास आगरा मेरे मकान पे आए, उनसे बैठ के बातचीत हुई, बोले कि यार ऐसी सी बात है, 25,000 रुपए का मेंटेनेंस का आदेश हो गया, आप क्या करें? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आदेश हो गया, ये तो आदेश होने के बाद में असली लड़ाई होती है भाई, मेंटेनेंस का आदेश तो हो जाता है, ठीक है। कोर्ट कह रही है आपकी पत्नी है, हम मान रहे हैं हमारी पत्नी, कोर्ट कह रही है ये भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, मानते चलो नहीं हो सक्षम, कोर्ट कह रही है कि भरण पोषण पाने के अधिकार नहीं है, हाँ भैया हो सकती है, मानते हैं, लेकिन ठीक है, होने दो आदेश। आदेश हुआ। मैं सब लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ, देखो सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं होने दो आदेश, इसका मतलब ये नहीं है, मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूँ आज, जिसमें कि 25,000 रुपए का मेंटेनेंस का आदेश हुआ था। आदेश हो गया, आदेश की पक्की नकलें निकाली गई, उसी कोर्ट में उसको कैंसिलेशन कराने के लिए डाला गया। तो किस आधार पे? जो मेरिट थी, जो पति पक्ष था, पति पक्ष के जो साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया था अदालत ने, उन सारे तथ्यों को लेते हुए लीगल वे में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी राम कहानी कुछ भी लिख दी, उसमें मूव किया गया और आदेश को रद्द कराने के लिए आज तक 1 रुपए नहीं देना पड़ा, डाइवोर्स भी फ्री में हुआ, और जो पत्नी थी, उसके जो माँ, वो पिता और वो पत्नी, उसके खिलाफ में वारंट जारी हुए, भागती दौड़ रही है, और शायद अभी भी कोई ऐसा रिलीफ नहीं हुआ। और इस बात की जो मैं आपको बात बता रहा हूं ना, जो मैं कहानी आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इटावा कोर्ट में काम कराया, इसकी इसको पुख्ता करता है वो वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। और वो भाई शायद इस वीडियो को देख रहे हो, मैं चाहता हूं कि वो कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ही का केस था। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी ऐसी कहानियां हैं। ऐसी एक गाजियाबाद में एक मैटर आया था। गाजियाबाद में मैटर था कि पत्नी ने 25 लाख का जेवर जो है ना, वो लॉकर से निकाल दिया, और कोर्ट में वो डिमांड करने लगी कि साहब मेरा सारा का सारा स्त्री धन है, 25 लाख का जो जेवर है, तो ससुराल वालों के पास में मुझे अकेला निकाल दिया घर से ये। जबकि जो पत्नी थी ना, उसका जो बाप था, यानी उसका जो पिता था, वो सुनार था। कोर्ट क्या करती है, कोर्ट डोमेस्टिक वायलेंस के केस में कोर्ट आदेश कर देती है कि भाई ठीक है, जो 25 लाख का जेवर जो इसका स्त्री धन है,
वो वापस किया जाए। जो वो भाई थे बड़ा परेशान हो गए, मेरे से संपर्क किया उन्होंने, मैंने उनको तरीके बताए, सफल हुए। लड़की भागती घूमी कोर्ट में, उल्टा 420 का मुकदमा लग गया। हालांकि उस टाइम से मेरी फिर उन भाई से कभी मेरी बात नहीं हुई। ये मेरे लिए उनसे लास्ट संपर्क था कि जैसे ही लड़की का फ्रॉड कोर्ट में पकड़ा गया, उसके बाद में फिर मेरी उनसे कोई बात नहीं। और मैं भी सबको यही कहता हूँ कि भाई अगर आपकी लाइफ जो है ना दोबारा से अगर सेटल हो गई, अच्छा जीवन जी रहे हो, तो शायद मेरे जैसे किसी बंदे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे से रहो, खुशहाल रहो, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। जो कष्ट निकल गए वो निकल गए, क्योंकि अपना तो अब जीवन भर ये सारी चीजें चलेंगी। लेकिन आप अगर निकल गए इन सब चीजों से, तो मैं माता रानी से यही दुआ करूंगा कि दोबारा हम जैसे किसी व्यक्ति की आपको जरूरत ना पड़े। लेकिन लेकिन भविष्य में इतने सतर्क जरूर रहे, क्योंकि हर कोई गलती है ना एक सीख देके जाती है। तो जो वो पत्नी थी ना, तो उसका जो पिता था वो सुनार था। जब उससे बिल वगैरह मंगाए गए तो वो सोने के बिस्किट के बिल देता है। तो यहीं से कहानी स्टार्ट हो जाती है। जेवर भी रिसीव कराया जाता है, रिसीव कुछ और होता है, मिलता कुछ और है। बाद में आके कोर्ट में वही पत्नी कहती है कि साहब जेवर तो साहब ये ऐसा था वैसा था। पकड़ी जाती है, अदालत उसको डांटती है और शायद उसके खिलाफ में मुकदमा भी फाइल कराती है। भागती घूमती है, लेकिन कोई रिलीफ नहीं। एट लास्ट क्या होता है कि बैकफुट पे आ जाती है वो महिला। और आगे क्या हुआ भगवान जाने, मेरा कभी उनसे संपर्क नहीं हुआ। ऐसे बहुत से ऐसे केस है जिनमें हमने मदद की, क्योंकि मैं ईमानदारी से, मेहनत से काम करता हूँ। मेरा ये नहीं है कि यूट्यूब पे हमारे व्यू बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। 4 सालों का हमारा ये चैनल है, जिसमें जाके अब 10,000 हुए हैं। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि आप लोग किसी भी तरीके से सेफ रहें, क्योंकि हम जो चीजें बोलते हैं ना, इसके लिए हम बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, समझते हैं चीजों को। हम एक रूटीन मैनर में नहीं है। ये हमारा शौक मान लो कि हम वकालत में हैं आप लोगों के देन से। तो थोड़ा सा सिक्योर रहो। और आप लोगों के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो आप लोग अपनी समस्या जो है ना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूँ, आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, तो मेरी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मेरी आर्थिक सहायता करें। हम आपकी कानूनी सहायता करेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रोफेशन में रहते हुए आपको बचाया जाए। अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, कोई किसी चीज में अगर समस्या आ रही है, तो नीचे हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग इस पे संपर्क कर सकते हैं। प्रॉपर फीस जो हमने 500 रुपये 15 मिनट के लिए रखी हुई है, ये जरूर पे कर दें, क्योंकि हमारे अकाउंट में जब तक पैसा नहीं आता है ना, तब तक हमें तसल्ली नहीं होती है। और जितना कलम पे बोझ होगा ना, उतना ही मजा आएगा कलम चलाने में। क्योंकि भाई अब पैसे की जरूरत है। पहले अकेले थे, कहीं भी सड़क पर बैठ के कुछ भी लिख लेते थे, कोई टेंशन नहीं थी। आज बच्चे बड़े हो गए, जिम्मेदारियां हैं, सबके लिए समय निकालना है। इंटेंशन सिर्फ क्लियर है कि पुरुषों के लिए लड़ना है और पुरुषों को और उनके परिवार वालों को बचाना है। धन्यवाद।